आप लोगों को मेरी स्क्रीन अब शो हो जाएगी। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई। कोई एक स्टूडेंट मैसेज करके बता दे मुझे। ओके, परफेक्ट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, मुझे लगा शायद स्क्रीन शेयर हो रही है। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, मुझे टैग यूज करना था ब्लॉक कोड। ठीक है, अब ये देख रहे हैं नीचे एक सजेशन आ रही है मेरे पास ब्लॉक कोड की। इस पर मैं सिंपल एंटर करूंगा। इसने देखो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों मुझे बनाकर दे दिए, और प्लस ये ड्रॉप डाउन आ रहा है। ये ड्रॉप डाउन क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटेलिसिस। ठीक है, आपके जो भी आप आईडी यूज कर रहे हैं, लाइक कुछ अगर स्टूडेंट ड्रीम व्यूवर यूज कर रहे हैं, कुछ अगर वीएस कोड यूज कर रहे हैं, और कुछ अगर सबलैम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटेलिसिस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम ब्लॉक कोड टैग को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने ऊपर वाला ही मैंने कंटेंट कॉपी कर लिया, और इस कंटेंट के बीच में मैंने ये रख दिया, और ये बी आर मैंने रिमूव कर दिया। बी आर की मुझे नीड नहीं है। इसको सिंपल मैंने कंट्रोल एस करा। मैं अपने डेस्कटॉप पे गया, इसको हाइड करूँ। इसी फाइल को मैंने ओपन करा और क्रोम पे ओपन करा। तो ये देख रहे हैं, ये पैराग्राफ टैग है। मैं आपको दोनों का फर्क दिखाऊं। ये पैराग्राफ टैग है ऊपर वाला, और ये है मेरा ब्लॉक कोड। अब ये देख रहे हैं, इसने इधर से भी स्पेसिंग ले ली ऑटोमेटिकली, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी थोड़ी सी स्पेसिंग ले ली, और इसने सेंटर में इसको अलाइन कर दिया। लाइक किसी कोटेशन, कोई लाइन हाईलाइट हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो इस टैग का यूसेज ये होता है। अगर किसी वेबसाइट के अंदर अगर आपको बोला जाए कि यार इसमें से आप कंटेंट इसको आप कोटेशन के अंदर रखो, तो उस टाइम आप ये इसका ब्लॉक कोड वाला टैग यूज करेंगे। इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब वही, ये आपका आ गया वही पी टैग। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये क्यू टैग है, ये आता है अगर आप पी टैग के अंदर ही अगर आप किसी और शॉर्ट को अगर आप कोटेशन करना चाह रहे हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। सेव करके मैंने फाइल को रन करा। तो ये देख रहे हैं, ये दो डबल इन्वर्टेड कॉमास आ गए। अगर आपको देख रहे हो, मैं जूम करके दिखा दूं। ये देख रहे हैं, ये नेचर के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे भी, और ये बिल्ड के बाद, बिल्ड से पहले भी। ठीक है, तो ये एक ये तरीका भी है, आप शो कर सकते हैं लाइन के अंदर, और एक ऊपर वाला तरीका है। ये दो तरीके हैं कोटेशंस को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, बैक टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये हो गया कवर। अच्छा, कमेंट्स। अब कमेंट क्या काम करते हैं? अब जैसे कि आपको कोड के अंदर, अब ये तो खैर मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है। अगर आप एक वेबसाइट डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें क्या होगा कि इसमें ना बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ होगा। अब आपको वो इंडिकेशन पता नहीं होगी कि यार ये कंटेंट कौन से सेक्शन का है, ये कंटेंट किसके बारे में है। आप अगर वो कंटेंट रीड आउट करेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊपर कि यार ये कंटेंट मेरे शुरू वाले पैराग्राफ का है। अब अगर इसको मैं सेव करूंगा, तो ये तो वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप ये सिर्फ आपको अपनी इंडिकेशन के लिए चाहिए, तो फिर वो कैसे करेंगे? ये देखें, ये देखें, यहाँ लिखा हुआ आ गया, ये कंटेंट मेरे शुरू वाले पैराग्राफ का है। ठीक है, अब ये तो मुझे ही नहीं चाहिए वेबसाइट के ऊपर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसके लिए करेंगे इसको कमेंट, कि ये मुझे इंडिकेट करे सिर्फ कोड के अंदर। मैं क्या करूंगा, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब ये कर दिया इसने कमेंट। मैं अगर आपको लिख के दिखा दूं, मैं चैट बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं।
ठीक है, ये रहा कंट्रोल प्लस / this is the short key for comment and HTML। ये आप सब लोग नोट कर लें। ठीक है, ये करने के बाद जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको टाइप कैसे करते हैं। मैं इसको कंट्रोल V करके बैक कर रहा हूँ। इसका तरीका ये होता है कमेंट का कि ओपन ब्रेसेस एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन 2 टाइम्स हाइफन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट कर देगा। अच्छा, अब इसको क्लोज करने के लिए क्या होता है, अब आप इस लाइन को आप जितना लंबा चाहे आप कर सकते हैं, बस आपको क्लोज ब्रेसेस लगाना है तो ये आपका कमेंट हो गया। अब आपने एक चीज देखी, आपका जो ये नीचे कंटेंट लिखा हुआ है इसका कलर चेंज हुआ था, अभी देखिएगा, ये देखें कलर चेंज हुआ, ग्रे हो गया, और जैसे मैंने लगाया तो दोबारा एक्टिव हो गया ये। इससे क्या इंडिकेशन हो रही है, इससे इंडिकेशन ये हो रही है कि अगर जहां पे मैं ये क्लोज करूंगा तो वो सब कमेंट हो जाएगा, वो वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं अगर आपको करके दिखा दूं, यहाँ से लेकर मैंने ये निकाला और मैंने इस पी टैग के बाद लगा दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये सब कमेंट हो गया और ये आएगा सिर्फ, और नीचे जितना भी है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस और ये देखें हाइड हो गया सारा। तो अगर हमें कुछ भी हाइड करना हो और अपने पास कोड को सेव भी रखना हो एज अ बैकअप, तो आप इसको कमेंट करेंगे, और कमेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, उसकी शॉर्ट की भी बता दी और उसका सिंटैक्स भी बता दिया। तो मुझे सिर्फ इसको करना है कमेंट, तो मैं यहाँ करूंगा और ये इसको सेव करूंगा और जो नीचे मेरा पैराग्राफ टैग का कंटेंट लिखा हुआ है वो वापस आ जाएगा। ये वापस आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चंस पे, अगर आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मार्जिन चेंज अगर करने हो, हाँ साथ आप मार्जिन से भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि मैंने कल भी एक टॉपिक मुझे याद पड़ रहा है कि मार्क वाला, कि मार्क पे हम जब जैसे मार्क टैग हम यूज करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड पे येलो कलर आ जाता है, तो हम येलो कलर को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से आप ब्लॉक कोड का कोड आप यूज ना करें टैग, आप उसको आप मार्जिन देके या पैडिंग देके भी आप उसको कर सकते हैं सेंटर अलाइन। उसके लेफ्ट और राइट जो आप उसको सेंटर उसको कर दें, पैडिंग दे दें या मार्जिन दे दें, वो ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। तो आप इससे भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, ये शॉर्टकट की हर आईडी में, बिल्कुल अहमद, ये शॉर्टकट की ये हर आईडी में वर्क करेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है और तो वो पूछ सकता है, वरना मैं आगे बढ़ूँ। इमेज ऐड नहीं हो रही थी। ओके ओवैस, मैं आपको इसका आफ्टर क्लास मैं आपको समझा दूंगा इसका। आप इसको अपने पास नोट डाउन करके रखें, आफ्टर क्लास मैं आपको इसका बताता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। यार कोटेशन वाला मनाल, देखें होता क्या है, आप कोटेशन जैसे कि कोई भी आप समरी लिख रही हैं या पोम लिख रही हैं, स्टोरी लिख रही हैं, तो उसमें आप कुछ लाइंस को आप स्पेसिफिक करती हैं। जैसे कि इटैलिक में कोई लाइन लिखी हुई होती है, आपने अगर बुक्स रीड करी की हो तो उसमें कुछ कोटेशन लाइंस ऐसी बीच में लिखी होती हैं जो इटैलिक में आ रही होती हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए आप या तो इटैलिक टैग यूज कर सकती हैं, कोटेशन के लिए हाईलाइट करने के लिए आप मार्क को यूज कर सकती हैं हाईलाइट करने के लिए, और प्लस आप ब्लॉक कोट, ये जो मैंने कोट लिखा हुआ है आप इसको यूज कर सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका को जो कंटेंट है ना आपका बाय डिफॉल्ट इस तरह से, ये जो लिखा हुआ है इस तरह से ये लेफ्ट और राइट जगह से ये स्पेसिंग लेके सेंटर में आ जाएगा। और चौथा तरीका ये है कि आप इसको क्यू, एक तो आता है ब्लॉक कोड, एक आता है क्यू कोड। ठीक है, आप इससे भी कर सकती हैं। इसके थ्रू जो है आपके पास आ जाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे इन्वर्टेड कॉमास जो ये नीचे लिखा हुआ है, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, विथ नेचर के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास और बिल्ड से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास।
इज दैट क्लियर? समझ में आया? गुलाम मुस्तफ़ा, बिल्कुल आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। देखें, कोई भी तरीका एक तरीका नहीं है, मैंने कल भी इस चीज़ को बताया था। आप एक काम को आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो। आपको जिसमें आसानी हो, जिसमें आपको ईज़ी फ़ील हो रहा हो कि यार आप इसमें इसको कर सकते हो, आप उसी में उसको करो। ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार इसको इसी तरह से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा या फिर कोई क्लाइंट मना करेगा या कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है? क्योंकि देखें, क्लाइंट जो है ना कोड को कभी देखता नहीं है, क्लाइंट देखता है अपने आउटपुट को, ठीक है? वो ये नहीं देखता कि यार मेरा कोड किस तरह से हुआ हुआ है, वो देखता है कि भाई मेरा आउटपुट मेरे हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा। आउटपुट अगर मेरे हिसाब से आ रहा है तो भाई मुझे वो चाहिए, बस मेरा उससे वास्ता है, मुझे कोडिंग से वास्ता नहीं है, ठीक है? लेकिन जो एक प्रोफेशनली तरीका जो होता है, मैं बस आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि अगर इससे इस तरह से कर लेंगे, आप लोगों को ना चीज़ों को हैंडल करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? सर आप कल खेल में आजकल फ्रंट एंड, अच्छा आपके ख्याल में आजकल फ्रंट एंड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि नेट पे फ्री फ्रंट एंड कोड आराम से यार ऐसी बात नहीं है दाइम, ज़रूरी नहीं कि आप इसको आप फ्रंट एंड पे ज़्यादा फोकस करें। देखें, वर्थ दोनों की है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड द मार्केट वैल्यू, और डिपेंड इस पे करता है क्योंकि देखें हर बंदा हर तरह से काम कर सकता है। आप चाहें तो आप इसको आप फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हैं, आप चाहें तो आप बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं। बस देखना ये पड़ता है कि आप कंफर्टेबल किस पे हैं, आप बैक एंड पे हैं कंफर्टेबल हैं या आप फ्रंट एंड पे कंफर्टेबल हैं। जो मेरी थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग ये है कि फ्रंट एंड पे काम ज़्यादा होता है, ठीक है? बैक एंड पे आपको काम कम करना पड़ता है। फ्रंट एंड पे काम ज़्यादा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को वो फुलफ़िल करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि देखें वेबसाइट जो चल रही है ना, ये जैसे कि ये अभी फ़िलहाल मेरी फ्रंट विंडो की एग्ज़ाम्पल ले लें, जो ये ज़ूम खुला हुआ है। ये वेबसाइट बनी है, ठीक है? अब मैं इसका बैक एंड नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हम इसका फ्रंट एंड ये देख रहे हैं, ठीक है? इस पे ज़्यादा फ़ोकस इसलिए हुआ है क्योंकि हर यूज़र इस चीज़ को देख रहा है, ना कि इसके कोड को देख रहा है। ऐसे ही है। तो इसलिए फ्रंट एंड थोड़ा-सा टफ हो जाता है, मुश्किल नहीं है, बस डिपेंड करता है स्टूडेंट की लॉजिक्स पे कि उसका माइंड जो है वो लॉजिक्स पे क्लियर है या नहीं है। बाकी रही बात बैकएंड की, बैकएंड पे क्या होता है, बैकएंड पे आपको पता है कि यार मुझे ये फंक्शनैलिटी करनी है तो वो करनी है, ठीक है? अब उसके तरीके आप पे डिपेंड करते हैं, वो एज़ अ बैकएंड डेवलपर ये सोचता है कि यार मुझे इस चीज़ को करना है, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं इसकी यूआई क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बस, लेकिन बहुत गिनती के कुछ बहुत कम क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बैकएंड का बोलते हैं नहीं यार मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, बहुत कम होते हैं। लेकिन फ्रंट एंड के लिए जो है ना हर क्लाइंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि नहीं यार मेरा फ्रंट एंड इतना अच्छा होना चाहिए कि यूज़र आए और मेरी वेबसाइट पे ऐसा एंगेज हो जाए कि वो मुझे ऑर्डर देकर ही जाए या मुझसे वो बात करके ही जाए, कॉन्टेक्ट करके जाए। सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग कंटेंट एंड वेबसाइट कंटेंट? यार ब्लॉग कंटेंट तो बेसिकली वेबसाइट के अंदर ही होता है क्योंकि वेबसाइट की एक कैटेगरी है ब्लॉगिंग, ठीक है? वेबसाइट जो डिफरेंट डेवलप होती हैं वो आपकी कंटेंट तो आपकी हर वेबसाइट में होता है, ठीक है? ब्लॉगिंग कंटेंट और वेबसाइट कंटेंट दोनों एक ही चीज़ होती है, डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग में आपकी कैटेगरीज चलती हैं, वो आपके चलते हैं टॉपिक्स। वेबसाइट कंटेंट क्या होता है कि अगर वेबसाइट कंटेंट अगर आपका किसी भी वेबसाइट का कंटेंट अगर आपको बना हुआ है तो वो किसी ना किसी बिजनेस पे ही है ना, बिजनेस क्या आपका टॉपिक है, आपके बिजनेस तो मल्टीपल है, इसी तरह से टॉपिक भी मल्टीपल होता है। तो इसी तरह से आप ब्लॉगिंग की टॉपिक पे भी आप कर सकते हैं, तो दोनों चीजें एक ही चीज है। अच्छा, चलें हम आगे बढ़ते हैं। HTML कलर्स, ओके, ये कलर्स की आ गई, इस पे चलें आज हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला CSS के, CSS का काम किस तरह से होता है। चलें जो कोड हुआ हुआ है मैं उसी पे ही आपको करके दिखाता हूँ।
कि किस तरह से काम होता है। मैं ये सारा कोड फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा मैसअप ना हो। ओके, हेडिंग भी मैं सारी रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही हेडिंग ले रहा हूँ जिस पे मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। कोड थोड़ा सा बड़ा कर लो, इंक्रीज कर लूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। मैं आप लोगों को उस पे जूम पे आपको मैं लिख के भी शेयर कर दूं, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और सॉरी, HTML की भी मैंने नहीं बताई। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का ए, ओके, ये दोनों की एब्रीविएशन की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा कोड पे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टाइलिंग। अच्छा, स्टाइलिंग किसकी कहाँ होगी? ये जो मार्कअप्स है ना, ये जो ओपन मार्कअप और ये क्लोजिंग मार्कअप, क्लोजिंग मार्कअप से पहले यहाँ लिखेंगे आप स्टाइल। अभी देख रहे हैं ऊपर आ रहा है लिखा हुआ स्टाइल। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझे पूरा बनाकर दे देगा अपना सिंटैक्स। देखा, इज इक्वल्स टू और डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, इसने मुझे पूरा बनाकर दे दिया कोड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? कलर। मैं लिखूंगा यहाँ पर कलर कॉलन। कौन सा कलर करना है मुझे? चलो रेड करता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे रेड, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग साइन है, ठीक है। इसको मैंने करा Ctrl+S सेव, और इधर आकर ये देखो रेड हो गया। तो ये होती है CSS। अच्छा, CSS की कौन सी टाइप है? ये है इनलाइन। इन लाइन, मैं दोबारा वहां लिख कर दे दूं CSS कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ये 3 टाइप की CSS होती है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये जो मैंने की है ये होती है इनलाइन। इनलाइन क्यों? अगर मैं उर्दू अल्फाज में अगर समझाऊं इनलाइन को, लाइन के अंदर। अब ये लाइन है, इस लाइन के अंदर हो रही है, ये है इनलाइन, ठीक है। इंटरनल क्या होती है? इंटरनल होती है हेड के अंदर, स्टाइल टैग लगा के, वो भी बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलूंगा, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होती है? एक्सटर्नल होती है जब आप किसी एक्सटर्नल फाइल को आप इस यहाँ पे कॉल कराते हैं। जैसे कि मैंने ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली, यहाँ पे मैं जो भी CSS करूंगा ना, वो मेरी है एक्सटर्नल CSS, ओके। एनी क्वेश्चन? या मनाल, एक्सटर्नल एज एन सेपरेट फाइल, बिल्कुल ठीक। और किसी का कोई सवाल इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? ओके, ओएस मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन कौन सी है? इनलाइन वो होती है जो लाइन के अंदर हो। ये लिखा हुआ HTML का टैग, HTML का कंटेंट और सिंटैक्स, इसमें जो ये CSS लिखी हुई है ना, ये आपकी है इनलाइन। क्योंकि इनलाइन को अगर आप उर्दू में कन्वर्ट करो तो इसका मतलब क्या है? लाइन के अंदर, इनलाइन, लाइन के अंदर। तो ये लाइन के अंदर लिखी हुई है HTML की, तो ये आपकी हो गई इनलाइन। इंटरनल क्या होती है? इंटरनल होती है ऐसे, मैं करके भी दिखा देता हूँ। हेड टैग जहाँ क्लोज होता है, ये देखो नीचे क्लोज हो रहा है ना हेड टैग, ये देखो क्लोजिंग साइन, इसके ऊपर फौरन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टाइल। ये बहुत ज्यादा बना दिया, स्टाइल। ये
अब आपकी हो गई इंटरनल, ये आपकी इंटरनल सीएसएस है पेज के अंदर, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होती है? एक्सटर्नल होती है आपकी ये, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे आप, सॉरी गलती हो गई, लिंक, ये आ गई आपकी। जैसी लिंक लिखेंगे आपको पूरा सेंटेक्स वो ऑटोमेटिकली बनाकर दिखा देगा। मैंने कुछ भी नहीं लिखा आपके सामने, सिर्फ मैंने लिंक लिखा था, ये देखें, लिंक, एंटर, और ये पूरा उसने सेंटेक्स कर दिया। अब ये जो एचरेफ लिखा हुआ है, ये मैंने एचरेफ आपको मैंने कल पढ़ाया था, ये एचरेफ जो लिखा हुआ है, ये एचरेफ से आप अपनी एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पे आप कॉल करा सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम रख दूंगा स्टाइल डॉट HTML का एक्सटेंशन मैंने क्या बताया था, HTML। स्टाइल शीट का एक्सटेंशन होगा CSS, या बस ये हो गया। जैसे इसको मैं सेव करूंगा, ये अब आपका एक्सटर्नल CSS का लिंक बन गया। और इस फाइल को मैं अगर मैं सेव करूंगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे मेरी उसकी फाइल रखी हुई है index2.html की, तो इसको मैं सेव करूंगा स्टाइल डॉट CSS। अब ये अब आपकी फाइल हो गई है सेव। अब आप जो स्टाइलिंग करना चाहेंगे इन लाइन की, वो आप करेंगे एक्सटर्नल पे, ठीक है, लेकिन वो चलेगा क्लास से और आईडी से। अच्छा, पहले मुझे आप लोग ये क्लियर करें कि आप लोगों को यहाँ तक कोई सवाल, और ओवैस आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ओके परफेक्ट। यहाँ तक कोई सवाल? एक्सटर्नल से जो मैंने भी एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है, सेव की है, और इंटरनल से, और किसी को कोई सवाल? ओके परफेक्ट, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लास, ओ सॉरी, स्टाइल शीट को एक्सटर्नल से और इंटरनल से हम कैसे यूज करते हैं? क्लास और आईडी, बाय यूजिंग क्लास और आईडी, बाय यूजिंग क्लास और आईडी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल को एक्सप्लेन कर दें दोबारा? ओके मात मैं कर देता हूँ। देखें, होता क्या है, CSS तीन टाइप की हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, ठीक है। एक्सटर्नल CSS वो होती है जो दूसरी फाइल के अंदर आपका काम हो रहा हो, ठीक है, और आप वो फाइल आप अपने मेन फाइल के अंदर आप कॉल करा दें सिंपल। जैसे ही कॉल कराएंगे, जितना डाटा वहां पर आपका काम हो रहा होगा, आपका आउटपुट के ऑटोमेटिकली आपकी इस पे स्टाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है आप एक्सटर्नल CSS इजीली कर सकते हैं। अभी जब मैं करके बताऊंगा ना, तो फिर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। मैं भी स्लो स्लो लेकर चलता हूँ उस पर ना, तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ओके, ये टाइप एट्रीब्यूट क्या है? क्या? अच्छा, एट्रीब्यूट वो होता है जो कि ये लिंक हुआ टैग, इसके बाद लिखा हुआ है रिलेशन, ये आपका एट्रीब्यूट है, ये आपकी प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टी बेसिकली इसको भी बोलेंगे क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं ना, वो एट्रीब्यूट ये होता है रिलेशन, REL। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था उसका एंकर का, ठीक है। एंकर में क्या होता है, href आपका क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह से इमेज टैग में आपका क्या है, SRC, सोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है एट्रीब्यूट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू अमात। ये कर क्या रहा है, बेसिकली प्रॉपर्टी है, ये समझ लें कि लिंक है, लेकिन लिंक का रिलेशन क्या बना रहा है, वो स्टाइल शीट है, वो बता रहा है कि भाई मेरा काम, जैसे कि
अब आप एक जगह पे स्टूडेंट हो, ठीक है? अब आप स्टूडेंट तो हो, लेकिन आपका एक रिप्रेजेंटेटिव कोई बंदा होगा जो कि थर्ड पर्सन आपके उस बंदे से पूछेगा कि भाई अमाद करता क्या है, तो वो बताएगा कि भाई देखो इसका काम ये है, अमाद का काम ये है, अमाद का काम ये है, तो वो काम एट्रीब्यूट करता है। अब क्लियर हुआ? ओके, बेहतरीन। ओके, ये अब देख लें, ये मैंने एक स्टाइलिंग की है सिंपल कलर रेड की, जो कि हमारा कलर रेड हो चुका है H1। इसमें कोई किसी या सिंटैक्स में किसी को कोई सवाल? सिंटैक्स बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल स्टाइल टैग, स्टाइल इसकी वो करनी है एट्रीब्यूट, और कलर इसकी प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी नेम है। यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई सवाल? यार उदैफा, मोस्टली जो CSS यूज होती है वो इंटरनल भी कहीं कहीं यूज हो रही होती है, और एक्सटर्नल तो मोस्टली यूज होती है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर बंदा ज्यादातर कॉमनली यूज करता है वो एक्सटर्नल यूज करता है। बताऊँ उससे फायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो वेबसाइट का पेज होता है ना, एक तो उसकी लेंथ कम होती है, कोडिंग का जो पेज होता है उसकी एक तो लेंथ कम होती है, प्लस वेबसाइट के ऊपर लोड कम पड़ता है। वो क्या करता है, वेबसाइट जैसी लोड होती है ना, वो देखता है कि भाई मुझे CSS का लिंक मिल गया। जैसे ही लिंक मिलेगा वो पूरी फाइल को कॉल करा के CSS कॉल करा देगा। कभी-कभी होता ये है कि अगर आपने इन केस अगर कोई ब्राउज़िंग आपने की होगी वेबसाइट्स की, तो उसमें कभी-कभी आपको वेबसाइट कुछ ऐसी मिली होंगी जिसकी सिर्फ़ कलर नहीं आ रहे, कंटेंट आ रहा है सिर्फ, मतलब फटी हुई वेबसाइट आ रही है एक तरह से, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं फटी हुई वेबसाइट, मतलब उसकी CSS लोड नहीं हुई या जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हुई, ठीक है? तो वो चीज़ है ये। ओएस एक्सटर्नल CSS की कमांड नहीं लग रही ऑन VS कोड। यार VS कोड का मैं बता देता हूँ आपको, इसको आप नोट डाउन कर लें, आफ्टर क्लास मैं आपको बताता हूँ। यार ये जो है ना SCSS, ये होता है सास सास CSS, सास और लेस, ये पहले काम आती थी। अब क्या हो रहा है कि अब बूटस्ट्रैप के जो फ्रेमवर्क आ गए हैं, बूटस्ट्रैप हो गया, फाउंडेशन हो गया, मटेरियलाइज हो गया, इकॉन हो गया, अब ये क्या करते हैं, अब ये इन्होंने ना लेस और सास को इन्होंने मर्ज करके जो है आगे अपने वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। जैसे बूटस्ट्रैप 5 है, बूटस्ट्रैप 5 में आपका SCSS है, सास, SAAS, सास, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SCSS। आपको क्लियर हुआ था? ओके, बेहतरीन। ओके, ओवैस, आप जो एक्सटर्नल CSS की कमांड जो है ना, मैं आपको इसकी निकाल के दे देता हूँ, क्योंकि VS कोड की जो है ना कमांड अलग होती है। मैं आपको इसी कमांड आपको सर्च करके मैं आपको निकाल के दे दूंगा, तो आप उसको यूटिलाइज कर लीजिएगा उसके ऊपर। यार अम्माद, टेल विंड CSS वगैरह जो है, आप उससे बेहतर है आप नॉर्मल CSS आप यूज़ कर लो। वो क्या होता है, वो आपकी इजी टू हैंडल होती है। टेल विंड CSS में कभी कभी आपका जर्क अगर आ गया ना आपकी वेबसाइट को, स्क्रैच से आपको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। उसमें कभी कभी आपकी CSS लोड नहीं हो पाती। कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं टेलविंड में, जिसमें आपको थोड़े बहुत आपको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जो नॉर्मल CSS है ना, वो शुरू से एवरग्रीन है, उसमें कोई सच इशू नहीं होते। इसलिए नॉर्मली लोग आपकी नॉर्मल CSS ही यूज कर रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कलर की एग्जांपल मैंने आपको एक दे दी। अच्छा, एक तो मैंने आपको एग्जांपल ये दी है रेड। दूसरा क्या है, दूसरा होता है हैश लगा के। अब ये हैश कोड कहाँ से मिलता है? अगर आप लोगों को फोटोशॉप चलाना आता है तो वेल एंड गुड है, आप वहां से निकाल सकते हैं। वरना दूसरा क्या होता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है, ये देख रहे हैं इंस्पेक्ट, मेरे ब्राउजर पे इंस्पेक्ट लिखा आ रहा है लास्ट में। इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें मुझे कोडिंग शुरू कर दी। अब नीचे देखें ये कलर आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर,
मैंने कलर पे क्लिक करा और ये देख रहे हैं मैं कलर ऊपर चेंज कर रहा हूँ तो ये वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है जो मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट से सेलेक्ट करा था। ठीक है, तो यहाँ से कलर मैं चेंज भी कर सकता हूँ मेरी मर्जी के हिसाब से, लेकिन ये ब्राउज़र पे सेव नहीं रहेगा जब तक मैं ब्राउज़र लोड ना करूँ। लोड करूँगा तो ये कलर रिमूव हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर आ जाएगा वापस जो पहले कलर था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलर सेलेक्ट करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आते हैं। कलर पिकर टूल ये है, ये कलर पिकर टूल मैंने ये चला लिया है। अब आप चाह रहे हैं कि यार ये मैं येलो कलर जो सैंडविच की जान लिखा हुआ है इसका येलो कलर मैं ये उठा लूँ। मैंने क्लिक करा और ये येलो हो गया। ठीक है, अब येलो कलर मुझे कोड चाहिए। मैंने जिस पे क्लिक करा, अब ये देख रहे हैं पहला कोड आ रहा है #FFF400। मैंने ये कोड सेलेक्ट करा और इस कोड को मैंने कॉपी करा और मैंने अपने कोड में जाकर हैश के साथ मैंने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस करके इसको मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब ये देखेंगे ये हो जाएगा येलो, ये हो गया येलो। कलर कोड मैंने यहाँ से उठाया और मैंने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये हैश रिमूव कर दूंगा तो ये कलर नहीं उठाएगा। ये देखें, समझ में आया? तो ये हैश बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हैश लगाएंगे तो आपका कलर कोड काम करेगा, अदरवाइज आपका कलर कोड काम नहीं करेगा। ये देखें कलर कोड उठा लिया इसने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को सवाल कलर से रिलेटेड, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ? यार इंस्पेक्ट पे जो है ना, राइट क्लिक करके मैं अगर इस इंस्पेक्ट पे दोबारा जाऊँ, ये रहा, देखो राइट क्लिक करके, ये राइट क्लिक करा है मैंने माउस से ना, ये राइट क्लिक करके इसको इसने मुझे इंस्पेक्ट का ऑप्शन दे दिया। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये इसने मुझे इंस्पेक्ट खोल के दे दिया। अगर लेट सपोज अगर मुझे ये कलर कोड, मुझे मैंने तो खैर यहाँ इसी को सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक करा था तो मुझे ये सिलेक्ट कर लिया। अब अगर तुम चाह रहे हो कि यार मैं कलर कोड कैसे निकालूं, तो शॉर्ट तरीका ये है कि तुम सिंपल आओ, अपना कोई भी यहाँ पे डिफ सिलेक्ट कर लो भले, तुम्हें ये ऊपर दिखेगा अलग से एलिमेंट स्टाइल, तुम यहाँ पे क्लिक करो, तुम अपना कोड यहाँ लिख सकते हो कलर। तुमने कलर लिख के एंटर करा, तुम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो, तो तुम्हारे पास ये बस आना चाहिए ये कलर वाला डब्बा। ठीक है, कलर वाले डब्बे पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये खुल जाएगा बॉक्स। बस तुम्हें ये कलर पिकर टूल चाहिए और तुम फिर जो मर्जी चाहे तुम कोड सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम चाह रहे हो कि ये ग्रीन कलर आ जाए तो ये देखो यहाँ से ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट करा और इसका कोड मैंने कॉपी करके मैंने अपने कोड मैंने इसको पेस्ट कर दिया हैश के साथ, और सेव करके मैं ब्राउज़र पे गया, मैंने इसको रन करा और ये देखो कलर वही कलर आ गया जो मैंने कलर सेलेक्ट करा था। अब क्लियर है? देन ओके, देन मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो कलर कोड से करना क्या है, देखो अगर तुम्हें कलर कोड, अगर तुम्हें फोटोशॉप चलाना आता है तो तुम सिंपल कलर कोड तुम वहां से उठा सकते हो। ठीक है, वरना दूसरा तरीका ये होता है ब्राउजर से कलर निकालने का। अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं यार मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ मुझे ये वाला कलर चाहिए, सिंपल आओ, मैं मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे ना ये वाला ये डॉजर ब्लू, मैं ये वाला कलर उठाऊं। तुम सिंपल कर्सर लेकर इस पर आए, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करा, तो तुमने देखा कि यार कोड नीचे नीचे जो स्टाइल जो लिखे हुए आ रहे हैं इसमें मुझे कलर इसमें लिखा हुआ आ गया है, कलर शो हो गया है। तुमने सिंपल ये कलर वाले डब्बे पे कर्सर से क्लिक करा और ये बॉक्स खुल गया। अब ये कलर पिकर टूल खुल गया। कलर पिकर टूल खुलने के बाद जो है तुम्हें बाय डिफॉल्ट तुमने देखा यार कलर तो यही सिलेक्ट आ रहा है, तो कलर यही आ गया है। इन केस इन केस अगर तुमने इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हुए जो है तुमने ये वाइट एरिया जो आ रहा है तुमने इस पे क्लिक कर दिया और तुमने इंस्पेक्ट एलिमेंट करा, तो तुम्हारे पास तो कलर आया नहीं नीचे। ठीक है, पहले तो कलर आ गया था लेकिन अब कलर नहीं आ रहा।
अब क्या करोगे, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एलिमेंट डॉट स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करो, ये एक आ जाएगा तुम्हारा कर्सर, यहाँ लिखो सिंपल कलर। ठीक है, यहाँ पर तुम लिखोगे जो भी कलर तुम सेलेक्ट कर लो, पहले बस तुम्हें कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद तुम्हारे पास ये आ जाएगा बॉक्स, इस डब्बे पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये खुल जाएगा पूरा कलर पिकर टूल का ऑप्शन। यहाँ तुम कलर पिकर टूल ये उठाओ और यहाँ पे तुम पूरी वेबसाइट पे घूमते रहो मस्त होकर कि भाई अब तो मैं कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तुमने बोला यार ये ब्लू कलर पे, मुझे ब्लू कलर चाहिए, तुमने ब्लू कलर पे क्लिक करा और यहाँ पे कलर चेंज हो गया। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। तुमने यहाँ से कलर पिकर टूल सेलेक्ट करा और तुमने बोला यार मुझे ये चाहिए स्लेट ब्लू, ये पर्पल शेड, तुमने क्लिक करा और वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर चेंज हो गया। अब तुमने क्या करा, देखो ये नीचे कोड लिखा हुआ आ रहा है, तुमने सिंपल ये कॉपी करा हैश के साथ और सिंपल तुम आकर अपने कोड में आके तुमने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करके तुमने चेक करा कि यार कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, तुमने इसको रिलोड करा तो अरे वाह कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। जैन अगर नहीं हुआ तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। लगता है आज सब थके हुए हैं, आज ज़्यादा क्वेश्चंस हो नहीं रहे, हैरत है। कलर चेंज नहीं हो रहा यार ओवैस, आई थिंक कुछ गलती हो रही है आपकी तरफ से, तो जिसकी वजह से शायद कलर चेंज हो नहीं रहा। अरे वाह यार उज़ैफा, तुमने तो दिल की बात कर दी यार, जज़ाकल्लाह यार जज़ाकल्लाह। यार ओवैस, मुझे चेक करना पड़ेगा तुम्हारा कोड, तुम ज़रा ना अपना मुझे कोड आफ्टर क्लास मुझे शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारा कोड चेक कर सकूं। ठीक है, और चलें आगे बढ़ते हैं। यार ये किसने माइक खोला है, माइक काइंडली बंद कर लें यार आप। थैंक यू। कैन यू शो द कोड वंस अगेन, आई विल क्रॉस, श्योर 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 ओवैस, आप अपना कोड क्रॉस चेक कर लो, ये मैंने ओपन कर लिया है। चेक कर लिया आपने? गलती पकड़ में आई आपके, क्या गलती कर रहे थे? चलो ठीक है, मसले की बात नहीं है, तुम आफ्टर क्लास जो है ना मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें ना तुम्हारा कोड चेक करके मैं तुम्हें गलती बता देता हूँ। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, परेशान नहीं हो। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम कम रह गया, मुकाबला बहुत सख्त है। अच्छा अच्छा, ये वही चीज़ आ गई जो मैंने बता दी है, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, तो मुझे रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है अभी। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। अच्छा अभी देखो ये आ गई आपकी क्या, इंटरनल की एग्जांपल। ठीक है, ये आपकी इंटरनल की एग्जांपल आ गई है, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। अब ये मैंने हटा दी इनलाइन सीएसएस। अब आ जाते हैं इंटरनल सीएसएस पे। इंटरनल सीएसएस कैसे करते हैं, अब मुझे चाहिए H1 पे, H1 मैंने यहाँ पे करा और इसका ये ओपन ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, इसको कहते हैं ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं कलर और यहाँ लिखूंगा मैं रेड। कलर कोड यार बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ दो कलर कोड याद है, 000 और FFF, बस। और दोनों का आउटपुट क्या है पता है, 000 ब्लैक कलर है और FFF वाइट कलर है। बस मुझे ये दो कलर कोड याद हैं बस, बाकी भाई बहुत सारे कलर कोड हैं, इतने सारे कलर कोड याद नहीं रख सकते, बहुत सारे हैं।
ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रेड। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आप ब्लू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं ब्लू चलो कर लेता हूँ अभी। ब्लू लिखा मैंने और ये ब्लू हो गया। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा दूँ खोल के। ये आपका कोड है और ये आपका आउटपुट है, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि इंटरनल सीएसएस कैसे होती है। अच्छा, इंटरनल सीएसएस में मैंने कोई क्लास नहीं दी इसको। आपको मैंने बताया था ना कि इंटरनल सीएसएस में क्लास या फिर आईडी से काम कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्टली काम करा है। ठीक है, इसको कहते हैं सिलेक्टर सीएसएस। ये मैंने सिलेक्टर पे मैंने डायरेक्ट काम करा है। कोई मैंने ना इसको क्लास दी, ना मैंने आईडी दी। अच्छा, बाय द वे, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं फुल स्टॉप डॉट से, और आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हैश से। जो होता है ना हैशटैग, ये वो हैश है। ठीक है, तो क्लास से रिप्रेजेंट होती है और आईडी हैश से। ठीक है, अच्छा, एक क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बट एक पेज पे एक आईडी को मल्टीपल टाइम यूज तो कर सकते हैं, बट एक पेज पे एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। और क्लास को एक पेज पे बार बार यूज कर सकते हैं। लाइक आपने H1 को एक अलग क्लास दे दी, और P टैग को अलग क्लास दे दी, B टैग को अलग क्लास दे दी। मैं अगर आपको हेडिंग का ही अगर करके दिखाऊं, 3 ले रहा हूं बस। ठीक है, 2, 3। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नीचे वाली चीज़ की, जो मैंने लिखा है कि एक क्लास को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, और एक क्लास को एक पेज पे बार बार यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने क्लास यूज़ कर ली। ठीक है, क्लास दे दी मैंने इसको txt। ठीक है, सेम यही क्लास मैंने इसको दे दी, सेम क्लास चल सकती है। ठीक है, अब यहाँ दे दी मैंने आईडी। ठीक है, आईडी का मैंने क्या नाम रखा? इसका नाम रख दिया मैंने पास। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और ले लेता हूँ, आईडी पासेस। अभी देख रहे हैं एक पेज पे, ये एक पेज है index2.html। एक पेज पे मैं 2 क्लास यूज कर रहा हूँ, वो भी सेम, और अलग अलग नाम की भी मैं यूज कर सकता हूँ क्लासेस। ठीक है, ये देख रहे हैं, टैग txt और tx ये 2 अलग अलग क्लासेस हैं, और ये 2 अलग अलग आईडीज हैं। मैं एक पेज पे मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकता हूँ डिफरेंट नाम की, बट मैं आईडी यूज नहीं कर सकता डिफरेंट नाम की एक पेज पे। ये 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। और एक पेज पे मैं, हाँ, ये यूज कर सकता हूँ कि अगर आप पास मल्टीपल जगह पे कॉल कराना चाहें, आप करा सकते हैं, लेकिन आप आईडी दूसरी कॉल नहीं करा सकते। एक पेज पे आप एक ही आईडी कॉल करा सकते हैं। तो प्रेफरेबल क्या रहता है ज़्यादा, कि आप हर जगह पे क्लास को यूज करें, आईडी को यूज ही ना करें। ताकि वरना आपको याद आएगा, यार मैंने उस पेज पे मैंने ये यूज कर लिया था यार, तो शायद आईडी का मसला जब ही ये आ रहा है। ठीक है, तो ये सीन होता है। तो इसलिए ज़्यादातर प्रेफरेबल होता क्या है कि आप आईडी को यूज़ ही नहीं करें। कोई नुकसान नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ क्लासेस को यूज़ करते हुए आप अपनी पूरी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, आराम से डेवलप कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल इसमें? अम्माद, आतिफ, आतिफ क्या पूछ रहे हैं? अगर एक से ज़्यादा H1 हो तो
यार हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो। H1 से आप एक H1 क्या, आप 10 H1 यूज कर सकते हो एक पेज के ऊपर। बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप पी टैग अनकाउंटेबल यूज कर सकते हो, H1 अनकाउंटेबल यूज कर सकते हो, लेकिन एक प्रोफेशनली अगर देखा जाए, आप एक पेज पे आप एक ही H1 यूज करो। क्योंकि मैंने आपको बताया था आई थिंक फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, कि हेडिंग टैग जो होते हैं वो एसईओ बेस्ड चलते हैं। एसईओ पे काफी हिटिंग पड़ती है हेडिंग टैग की। अच्छा, मनाल आर ब्रैकेट्स नेसेसरी? यस बिल्कुल, ब्रैकेट बहुत नेसेसरी हैं, वरना आपकी ये जो सीएसएस है, आपकी ये सीएसएस काम नहीं करेगी, इसमें बहुत मसले आएंगे। और उज़ैफा, एक क्लास और एक आईडी बनाकर दिखा दें। ओके, दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको मैंने एक क्लास दिया हुआ है ना, इसको आईडी मैंने दे दी। अब क्या होता है, ऊपर मैंने क्लास दी हुई, पहले तो क्लास किससे आएगी, डॉट से। और क्लास का नाम क्या रखा है मैंने, टी एक्स टी। ठीक है, अब इसको मैं क्या दे रहा हूँ, इसको मैं सी एस एस दे रहा हूँ कि इसका फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज का आ गया। ये मैंने लास्ट टाइम पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा था कि हेडिंग का फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो देखो इससे कर सकते हैं। इसको मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, और नेक्स्ट सी एस एस की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ कलर की, कलर रेड। ठीक है, ये मैंने किसको दिया है, क्लास को। इसी तरह से यही चीज मैं दे रहा हूँ आईडी को। आईडी किससे होती है, हैश से। तो ये किससे आ गया, टी एक्स डबल टी। इसका फॉन्ट साइज मैं रख रहा हूँ 30। कलर में रख रहा हूँ ब्लू। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। अब मेरा आउटपुट देखो क्या आएगा, देख रहे हो। ये तो खैर नीचे जो लिखा हुआ था ये तो मैंने खुद लिखा हुआ था। इसको मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में रख देता हूँ मैं, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अभी देख रहे हो आउटपुट क्या आ रहा है, मैंने एक क्लास और एक आईडी यूज की है इन इंटरनल सीएसएस में। तो देख रहे हो, जिसको मैंने टीएक्सटी दी थी वो क्लास है, और इसको मैंने क्या दिया था, फॉन्ट साइज 10 और कलर रेड, जो कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और आईडी मैंने किसको दिया था, हेलो वर्ल्ड टी एक्स डबल टी, जिसका फॉन्ट साइज मैंने रखा था 30 पिक्सल और कलर रखा था ब्लू। वो ये रहा। ठीक है, काम दोनों से हो रहा है, लेकिन प्रेफरेबल ज़्यादा क्या होता है, आप क्लास यूज़ करो। अच्छा, अब क्वेश्चन मैं देख लूँ ज़रा। सर यानी हम एक आईडी को बार बार यूज़ नहीं कर सकते एक पेज पर, राइट बिल्कुल अफान, एक आईडी को बार बार पेज पर यूज़ नहीं कर सकते, और उस पर जो है काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर प्रेफर लोग ये करते हैं कि आप क्लासेस को मल्टीपल टाइम यूज़ कर लो। ठीक है, बट इफ़ वी वांट के सिर्फ एक H1 ही चेंज हो और बाकी ना हो। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही H1 पे अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो उससे क्या, उसके लिए क्या करना है कि आप चाह रहे हैं यार कि जो पहला लिखा हुआ है ना इस पे ही इम्प्लीमेंट हो, सेकंड वाले पे इम्प्लीमेंट ना हो। जैसे कि सेकंड वाले पे लिखा हुआ है कनान तारिक खान, इस पे इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन क्लास दोनों जगह पर है, मैं क्लास दोनों जगह कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो पहली वाली H1 है ना, और ये वाली भी H1 है, मैं इसको भी H1 कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाली मैं इसको हाइड कर दूं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, वही कमेंट की शॉर्ट की है, कंट्रोल फॉरवर्ड बैक स्लैश। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और मैंने इसको इस पे वो करा, रन करा। तो देखो क्या हो रहा है, नीचे ऊपर वाली जो टीएक्सटी वाली वो थी सीएसएस, वो तो उठा ली, लेकिन नीचे वाली नहीं उठाई। क्यों, क्योंकि नीचे मैंने क्लास कर दी इसको, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, हैश। हैश किसको करते हैं, आईडी को। तो आईडी तो नहीं है ना, नीचे क्लास है। इसको मैं करूंगा डॉट, और जैसे ही मैंने डॉट करके सेव करा, तो ये अब उठ जाएगा। अब ये देखो उठा ली। तो दोनों H1 है, लेकिन क्लास डिफरेंट है, और मल्टीपल क्लास यूज कर ली है मैंने। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने रखी हुई मैंने। अच्छा, और क्या, ये सवाल किसका था, अफान, अफान आपको क्लियर हो गया।
और ये अम्माद का क्वेश्चन था। अम्माद आपको क्लियर हो गया? ओके। दाइम क्या पूछ रहे हैं सर, हम H1 और P को एक ही क्लास दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं दाइम। आप H1 को भी वही क्लास दे सकते हैं। मैं इसको P टैग कर देता हूँ, ये देख लें। ये मैंने P टैग कर दिया। सर मैं H1 और P टैग को एक क्लास दे सकते हैं। अब जैसे ही आप दोनों को एक क्लास देंगे तो दोनों की जो प्रॉपर्टी होंगी ना CSS की, वो दोनों पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ये देखें, दोनों को मैंने TXT कर दिया। अब TXT का क्या है, फॉन्ट साइज 10 है, तो दोनों छोटे हो जाएंगे। ये देखें, छोटे हो गए। ठीक है, दाइम क्लियर हुआ? ओके। और उसके अलावा क्या है, किसका सवाल है सर? हम एक H1, अच्छा ये दाइम का ही है। ठीक है, मनाल। सो H1 में जो आपने सिर्फ उसको कलर ब्लू असाइन किया है वो नहीं चलेगा, बिल्कुल वो काम नहीं करेगा। ओके। ओके, आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर है? किसी का और कोई सवाल? यार जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जिनको HTML फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? क्योंकि आज मैंने CSS को भी शुरू करा है। अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही हैं तो बिल्कुल आप पूछें। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें आगे बढ़ते हैं, और आज एक दो चीज़ें और कवर अप करते हैं। ये स्टाइलिंग शीट है, इसी तरह से ये एक्सटर्नल का आ गया। अच्छा, अब CSS के अंदर ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर, कलर, पैडिंग, मार्जिन। अच्छा, पैडिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, याद दिलाएगा मुझे। वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक्सटर्नल का भी मैं कल बताऊंगा, एक्सटर्नल का। ठीक है, एक्सटर्नल थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ओके। लिंक्स। लिंक्स आपका क्या है, वही आपका एंकर टैग, ये कवर कर चुके हैं हम लोग। एंकर टैग का अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। एंकर टैग दोबारा आ चुका है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूछ लूँ। सबको क्लियर है एंकर टैग? ओके। ओके, बेहतरीन। अच्छा, उज़ैफ़ा क्या कह रहे हैं, फॉर इंटरनल CSS इज इट नेसेसरी टू यूज स्टाइल? बिल्कुल उज़ैफ़ा, इंटरनल CSS के लिए आपको हेड क्लोज से, आपने ओपनिंग हेड का टैग लिख दिया, क्लोजिंग हेड से ऊपर आपको स्टाइल टैग लगाना लाजमी है, अदरवाइज वो CSS वर्क नहीं करेगी। आपको शो करना है कि यार ये तो मेरी इंटरनल CSS है, तो इंटरनल CSS का जो प्रॉपर सिंटैक्स है वो यही है कि आपको स्टाइल टैग लगाना है और उसके अंदर आपको काम करना है। ओके, सो आगे चलते हैं। इमेजेस। इमेजेस भी आप लोगों को मैंने कवर अप कर दिया है। इमेजेस से रिलेटेड अगर किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछे। इमेजेस। इमेजेस से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? ओके, सबको क्लियर है आई थिंक। ओके, फेव आइकन। फेव आइकन क्या काम करता है? फेव आइकन देख रहे हैं, ये मेरा टैग खुला हुआ है, ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है HTML फेव आइकन, इसके बराबर में देखिए ये W बना हुआ आ रहा है। या चलें छोड़ें, वो ये जूम पे देखें, जूम वाले टैब पे ये ऊपर लिखा हुआ है HTML क्लास 4, ये ऊपर देखें जूम का आइकन बना आ रहा है, ये आपका होता है फेव आइकन। ठीक है, ये फेव आइकन किस तरह से आता है? फेव आइकन का कोड होता है हेड टैग के अंदर। आपका फेव आइकन का कोड ये रहा। लिंक रिलेशन आइकन, ये आइकन होता है बेसिकली। टाइप इमेज एक्स आइकन, और ये आपका आ गया href, मतलब इमेज की पाथ। अब इमेज की पाथ जो है, अभी फिलहाल जो इमेज मैं अगर यूज़ करना चाहूँ, तो वो इमेज मैं यूज़ करना चाहूँगा
ये वाली 3 3.jpg। देखते हैं ये उठाता है, ये नहीं उठाता, क्योंकि आइको का वो एक्सटेंशन उसको लगाना तो पड़ता है। उठा ली, ये देख रहे हैं आ गया, जो मैंने अभी इमेज लगाई है, तो वो देखें टॉप पे वो मेरा फेव आइकन आ गया। तो इसका मतलब है कि इसने जो ये जेपीजी एक्सटेंशन है इसने ये भी उठा लिया। ज़रूरी नहीं कि आप डॉट आई को ही यूज़ करें, आप जेपीजी भी यूज़ कर सकते हैं, आप डॉट पीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं, आप सारे एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं जो कि इमेजेस से रिलेटेड होते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ फेव आइकन का? नहीं यार अम्माद, एसआरसी टैग इस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फेव आइकन के लिए अलग ही ये आपका सिंटैक्स होता है। हाँ, टाइप सबकी सेम होगी, जो भी आप इमेज रखेंगे तो उसकी जो भी टाइप होगी वो टाइप यही होगी। ठीक है, वो तो जेपैग होगी या जेपीजी होगी या जेपीईजी होगी या फिर डॉट पीएनजी होगी। ठीक है, तो आप वही टाइप रखेंगे। बाकी जो पीछे वाला जो मैंने सिंटैक्स आपको मैंने बताया है, लिंक रिलेशन आइकन टाइप इमेज एक्स आइकन, ठीक है, तो ये पीछे वाला सिंटैक्स वही रहेगा सारा। मनाल आमिर, सॉरी आपका सवाल मैंने अभी देखा। और दाइम आपका सवाल है कि सर इमेज को मर्जी की डायमेंशन में कैसे करते हैं? दाइम इमेज की जो डायमेंशन होती है उसको अपनी मर्जी से करने के लिए आपको उसकी विड्थ और हाइट को सेट करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। इधर आ जाते हैं, इधर मैं एक IMG का टैग ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 1.jpg। ठीक है, इमेज ब्रेक हो गई है, चलो 3 ले लेता हूँ, ये आ गई इमेज। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी ना हाइट वेट थोड़ी सी छोटी हो जाए, बहुत बड़ी हो रही है इमेज। मैं आऊँगा सिंपल इसके आगे, यहाँ लिखूंगा विड्थ, इसको करूंगा मैं 200 पिक्सल्स। इसके आगे लिखूंगा हाइट, हाइट क्या होगी, सेम कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। ये देखो छोटी हो गई इमेज। इसके थ्रू आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या है, मनाल का सर अगर बैकग्राउंड इमेज पर डालनी हो, मतलब उसके ऊपर सारा टेक्स्ट शो हो रहा हो, तो वो कैसे करेंगे? यार वो बताऊंगा मैं, वो सीएसएस पे हम लोग, अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने आज सीएसएस थोड़ी बहुत शुरू कर ली है, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आऊंगा। ठीक है, तो हम इसको भी आप कवर करेंगे। आज की क्लास का टाइम तो पता भी नहीं चला, इस तरह से भागा कि समझ नहीं आया, बहुत आज जल्दी टाइम गुजरा है क्लास का। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और ज़्यादा टॉपिक्स को क्लियर करें। और मनाल आप अपने पास यार ये वाला क्वेश्चन ना नोट डाउन करके रखिएगा बैकग्राउंड इमेज का। मुझे तो खैर याद अगर आ गया तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा, वरना आप इसको मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है सर व्हेन विल यू स्टार्ट? यार VS कोड में पैकेजेस का मसला आ रहा था, मेरे पास पैकेजेस अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है स्टिल ना। मैं उसको आज सॉर्ट आउट करूंगा। कल ऑफ है तो मंडे से इंशाल्लाह ताला मैं VS कोड पे आप लोगों को मैं शुरू कर दूंगा। मेरा पैकेजेस का इशू जो है वो कल या आज सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके आयशा, तो फिर मंडे से ना हम इंशाल्लाह ताला VS कोड पे करेंगे। प्लस मैं VS कोड का लिंक भी दे दूंगा, जिसको VS कोड चाहिए होगा तो फिर वो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है और इंस्टॉल भी कर ले। मैं आपको पूरा यूट्यूब का एक लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ से आप लोग VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अ, और साथ सही टाइप सेम ही होगी सबकी? हाँ टाइप सेम होगी, वो तो बता चुका हूँ मैं। अच्छा ओवैस, आपका जो था इशू, आप मुझे काइंडली यार मुझे ना व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा सर अपने सेंटेक्स कोड का, मैं ताकि उसको गो थ्रू कर लूँ। अच्छा उसके अलावा जो है सर ऑल्सो सर कैन वी ऐड इमेज विदाउट डाउनलोडिंग?
यार इमेज डाउनलोडिंग का सीन ये होता है, उसको हमें जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमें ब्लॉक करना पड़ता है। लाइक उसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं कर सकें, उसको हम राइट क्लिक डिसेबल कर दें, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू, तो वो हो जाता है। ओके, सो क्लास आज का तो टाइम खैर काफ़ी ऊपर हो गया। आज का टाइम बहुत स्पीड से भागा है, मुझे हैरत हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे गया आज टाइम। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज माशाल्लाह से कवर अप की हैं। और सर इमेज और जहाँ आपका कोड है उसको सेम फोल्डर में होना चाहिए ना? बिल्कुल मनाल, प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो सेम कोड और सेम इमेज एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, वरना आप कहीं और से भी आप उसको कॉल करा सकती हैं, लेकिन बात वही आती है कि उसकी पहले पूरी पाथ सेट करनी पड़ती है कि वो कहाँ रखी हुई है। तो कोशिश ये की जाती है कि कोड की फाइल और इमेज दोनों को साथ ही रखा जाए। मैं ये प्रॉपर करूँगा, बस ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स और ये टैगिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए, फिर हम जब साइट डेवलप कर रहे होंगे ना, तो फिर मैं इसको फ़ोल्डर वाइज़ ही बनाकर लेकर चलूँगा। सर इमेज का डायरेक्टली इंटरनेट से पाथ डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं फ़ारूक। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपने डेस्कटॉप वाली इमेज को ही यूज़ करें, आप ऑनलाइन इमेज का भी यूआरएल डाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो यूआरएल प्रॉपर हो। ओके, सो क्लास आज हमने माशाल्लाह से अच्छी खासी चीज़ें कवर अप की हैं, और प्लस हमने आज सीएसएस का भी स्टार्टअप ले लिया है, और माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हुई कि सीएसएस काफ़ी स्टूडेंट्स को, मतलब सब स्टूडेंट्स को समझ में आई और क्लियर हुआ। तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप में होमवर्क दे रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा होगा होमवर्क, क्योंकि कल आप लोगों का ऑफ है। फिर कल आप लोगों का सेमिनार है आई थिंक डाटा कोलैट का, उस पे कलर पैलेट पे। तो वो आप लोगों का कल सेमिनार है, तो मंडे को मुझे आप लोगों का असाइनमेंट चाहिए। ओके, तो मैं फिर उन असाइनमेंट को मंडे को चेक करूँगा क्लास से पहले। ठीक है? तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट पूरा बनाकर दे रहा हूँ कि जो-जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा, और उसके बाद फिर आप लोग मुझे परफ़ॉर्म करके मंडे को क्लास से पहले आप लोग सबमिट करेंगे मुझे। ओके? ओके, परफ़ेक्ट, परफ़ेक्ट। चलो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग एन्जॉय करें, हैप्पी वीकेंड, और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को बात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।